में सॉलिड स्टेट चैप्टर को फिनिश कर लिया था। अब हम लोग क्या करते हैं, उससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अभी कंपटीशन में पूछे गए हैं वो हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो ये अपना पहला क्वेश्चन है। देखो ये जो क्वेश्चन है वो जेई 2019 के पेपर में पूछा गया था, आईआईटी में 2019 में ये क्वेश्चन आया था। तो देखो सबसे पहले तो ये क्वेश्चन को आप समझिए कि क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन में, कि द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एटम्स इन अ सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक एंड फेस सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर आर रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो आपको इसके अंदर जो नंबर ऑफ एटम्स बताने हैं आपको, देखो क्या पूछा है इसने, नंबर ऑफ एटम्स। तो ये नंबर ऑफ एटम्स कौन से हैं, वही प्रभावी परमाणुओं की संख्या जो हम लोगों ने सीखी थी, जेड जिसको हम लोग बताते थे। ठीक है, तो देखो हम लोग जानते हैं सिंपल क्यूबिक, सिंपल क्यूबिक यानी कि ये कौन सी संरचना है अपनी, सरल घनीय। ठीक है, तो सरल घनीय के अंदर बताओ जेड की वैल्यू कितनी होती है। सरल घनीय के अंदर जो लैटिस पॉइंट होते हैं वो कॉर्नर पर होते हैं, मतलब सारे के सारे जो परमाणु होंगे वो क्यूब के कोनों पर होंगे, और प्रत्येक कोना का केवल 1/8 भाग ही अपने यूनिट सेल में होता है। तो यानी कि इसके लिए जेड की वैल्यू कितनी आएगी, 1। ठीक है, फिर हमको किसमें निकालना है, बॉडी सेंटर क्यूबिक में, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, यानी कि ये कौन सा वाला है, देखो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यानी कि ये कौन सा वाला हो गया अपना, काय केंद्र वाला, काय केंद्र। तो काय केंद्र वाले के अंदर जेड की वैल्यू कितनी होगी बताओ। काय केंद्र के अंदर लेटिस पॉइंट क्या होते हैं, एक तो कॉर्नर ऑफ द क्यूब एज वेल एज बॉडी सेंटर। तो इसके अंदर टोटल अपने परमाणु की संख्या कितनी आएगी, 2। ठीक है, तीसरा हमको बताना है फेस सेंटर के अंदर, यानी कि क्या पूछा अपन से, फेस सेंटर क्यूबिक यानी कि फलक केंद्र। तो इसके अंदर जेड की वैल्यू कितनी होगी बताइए। देखो फलक केंद्र वाले में क्या होते हैं, कॉर्नर पे तो परमाणु होते ही हैं, कॉर्नर के अलावा फलक के केंद्र पर भी होंगे। ठीक है, तो इसके अंदर टोटल परमाणु की संख्या कितनी आएगी, 4। आ रही बात समझ में अच्छे से। तो देखो, तो अगर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन अगर अपन देखें, ये क्वेश्चन बच्चों पूछा गया था जेई 2019 में, जेई 2019 का ये प्रश्न है। तो देखो प्रश्न में कौन सा उत्तर सही लग रहा है अपने को, सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक और फेस सेंटर क्यूबिक में अगर हम लोग निकालें तो 1:2:4, यानी कि इसका बी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा। आ रही बात अच्छे से समझ में। तो देखो कितना आसान सा प्रश्न पूछा गया जेई 2019 में, बताओ इससे आसान प्रश्न हो सकता है क्या कोई, कितना आसान प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, अब हम लोग इसके बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। देखें, तो ये सेकंड प्रश्न है जो हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो ये देखो सेकंड प्रश्न है जो हमसे पूछा गया है। तो देखिए, एलिमेंट बी फॉर्म सीसीपी स्ट्रक्चर एंड ए ऑक्यूपाई हाफ ऑफ द ऑक्टाहेड्रल वॉइड while oxygen atom occupy all the tetrahedral void the structure of the metallic oxide is। ठीक है, तो ये प्रश्न अपन से पूछा गया है। तो बी क्या बना रहा है यहाँ पे, सीसीपी स्ट्रक्चर बना रहा है। तो देखो बी परमाणु है जो क्या बना रहा है, एक सीसीपी स्ट्रक्चर बना रहा है, बी फॉर्म सीसीपी स्ट्रक्चर। तो देखो सीसीपी या फिर अपन कहे एफसीसी, दोनों की बात एक ही होती है। ठीक, तो बी के अंदर अगर अपन लोग प्रभावी परमाणु की संख्या देखें, ठीक है ना, बी सीसीपी स्ट्रक्चर बना रहा है,
ठीक है, तो अपन यहां पे लिखेंगे इफेक्टिव नंबर ऑफ बी, यानी कि जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी इसके अंदर, अपन यहां लिखेंगे बी के प्रभावी परमाणु की संख्या, परमाणुओं की संख्या कितनी होगी बताओ, सीसीबी में कितनी होती है, 4 होती है। तो अगर मान लो परमाणुओं की संख्या अगर 4 होती है तो उसके अंदर टोटल टेट्राहेड्रल वॉइड कितनी होगी, मैंने आपको बताया था। देखो अगर मान लो जेड की वैल्यू, अगर मान लो किसी में प्रभावी परमाणुओं की संख्या, अगर मान लो प्रभावी परमाणुओं की संख्या, प्रभावी परमाणु की संख्या अगर मान लो n है तो उसके अंदर टोटल टेट्राहेड्रल वॉइड होती है 2n और ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितनी होती है n, यानी कि चतुष्फल की रिक्तियां कितनी होगी 2n और अष्टफल की रिक्तियां कितनी होगी n। ये हम लोगों ने पहले नोट्स जब हम लोगों ने पढ़े थे वहां पे मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया था, ठीक है। और ये प्रश्न भी जो है बच्चों वो जेई 2019 के अंदर पूछा गया है, तो ये प्रश्न भी आपका जेई 2019 यानी कि देखो लेटेस्ट ही पूछा गया है। तो अब आप इसके अंदर देखें इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कि बी जो है वो सीसीपी स्ट्रक्चर बना रहा है और ए ऑक्यूपाई हाफ ऑफ द ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ए जो है वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड का मतलब आधी ऑक्टाहेड्रल वॉइड को ऑक्यूपाई कर रहा है। तो यहां पे ए कितना हो जाएगा, देखो टोटल ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितनी होंगी, प्रभावी परमाणु की संख्या अगर 4 है तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड 4 हो जाएंगी, लेकिन उसका ये केवल हाफ भाग ही क्या कर रहा है, ऑक्यूपाई कर रहा है। और जो ऑक्सीजन एटम है वो ऑक्यूपाई कर रहे हैं देखो पूरी की पूरी टेट्राहेड्रल वॉइड को, यानी कि जितनी भी चतुष्फल की रिक्तियां हैं उन रिक्तियों पर जाकर के कौन बैठ गया है, ऑक्सीजन। तो टोटल चतुष्फल की रिक्तियां कितनी होंगी 2 × 4 यानी कि 8, तो ऑक्सीजन के प्रभावी परमाणु कितने हो जाएंगे 8। देखो आ रही बात समझ में अच्छे से, देखो आप एक तत्व बी जो है वह सीसीपी संरचना बनाता है, ठीक है। तो अगर बी सीसीपी संरचना बनाता है तो पी के प्रभावी परमाणु की संख्या कितनी हो जाएगी 4। ए ऑक्टाहेड्रल वॉइड के अंदर बैठा हुआ है, यानी कि जितनी भी अष्टफल की रिक्तियां हैं उसके अंदर ए है। हम लोगों ने पढ़ा था कि यदि मान लो किसी स्ट्रक्चर में प्रभावी परमाणु की संख्या n हो तो उसके अंदर टोटल चतुष्फल की रिक्तियां कितनी होंगी 2n और टोटल अष्टफल की रिक्तियां कितनी होंगी n। आ रही बात समझ में। तो उस हिसाब से हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि अगर प्रभावी परमाणु की संख्या 4 है तो टेट्राहेड्रल वॉइड तो हो जाएंगी 8 और ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितनी हो जाएंगी 4। अब ए जो है वह अष्टफल की रिक्तियों के अंदर है और अष्टफल की रिक्तियां कितनी है 4, तो 4 का आधा भाग पे कितना होगा ए होगा। और अष्टफल की रिक्ति अगर अपन देखें यहाँ पे टेट्राहेड्रल वॉइड वो है टोटल 8, तो जितनी भी टेट्राहेड्रल वॉइड है उन सभी के ऊपर ऑक्सीजन बैठा हुआ है, तो ऑक्सीजन की संख्या कितनी हो जाएगी 8, ठीक। तो अब आप देखो फॉर्मूला क्या बना, तो यहां से आ जाएगा A2 B4 और O8। अरे बात समझ में। अब अपन इसको सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर लिख देंगे, तो सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर जब आप इसको लिखोगे तो ये हो जाएगा, देखो इसका सरल अनुपात निकाल लो आप, तो फॉर्मूला हो जाएगा आपका AB2O4। फॉर्मूला क्या हो जाएगा AB2O4। हरी बात समझ में। तो देखो ऑप्शन से अगर आप मिलाओ तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, इसमें भी आपका बी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा, ठीक है। तो देखो ये प्रश्न भी आपका जेई 2019 में पूछा गया था और प्रश्न देख के आपको लग रहा होगा देखो कितना आसान है। तीसरा प्रश्न अगर हम देखें तो यहां पे आपसे पूछा गया है देखिए आप तीसरा प्रश्न,
तीसरा प्रश्न है विच प्रिमिटिव यूनिट सेल हैज अनइक्वल एजेस लेंथ, विच प्रिमिटिव यूनिट सेल हैज अनइक्वल एज लेंथ एंड ऑल एक्सियल एंगल डिफरेंट फ्रॉम 90 डिग्री। तो देखो हम लोगों ने, जब मैं आपको पढ़ाते समय भी बताया था कि इस तरह के जो प्रश्न होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं, डायरेक्ट पूछे जाते हैं प्रश्न पेपर के अंदर। और ये प्रश्न भी जो है वो अपना डायरेक्ट पूछा गया है जेई 2019 में। ये भी प्रश्न आपका जेई 2019 के अंदर पूछा गया है। तो अब आप इसके अंदर देखो, मैंने आपको एक ट्रिक भी बताई थी। ट्रिक मैंने क्या बताई थी? सीटी और एचएमटी, इस तरह की मैंने आपको ट्रिक बताई थी। और एजेस के लिए भी मैंने आपको क्या बताया था इसके अंदर ट्रिक, ठीक है, कि अगर क्यूबिक यूनिट सेल होगा तो उसके अंदर सारी एजेस क्या होंगी? बराबर होंगी। इसके अंदर आपकी ये होगा, ऑर्थोरोम्बिक के अंदर आपकी एक भी एज बराबर नहीं होगी। और फिर इन्हीं तीनों को नीचे रिपीट कर दो, ए बराबर बी बराबर सी, ए बराबर बी नॉट इक्वल टू सी, ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, और इसी को हम वापस रिपीट कर देंगे, ए नॉट इक्वल टू बी, बी नॉट इक्वल टू सी। तो ये तो हुई देखो एजेस की बातें, अरे बात समझ में, ठीक। अब आप देखो, अपन से पूछा है कि विच प्रिमिटिव यूनिट सेल हैज अनइक्वल एजेस। तो अगर अपन यहां पे देखें तो अपने पास में तीन ऑप्शन ऐसे दिखाई देते हैं जिसके अंदर अनइक्वल एजेस है। एक तो ऑर्थोरोम्बिक, एक मोनोक्लिनिक और एक ट्राइक्लिनिक, यानी कि आंसर अपना इन तीनों में से एक आने वाला है। अब अपन जरा एंगल की बात कर लेते हैं। एंगल में मैंने आपको क्या समझाया था कि जितने भी सी होंगे यानी कि क्यूबिक होंगे, उसके अंदर एल्फा बराबर बीटा बराबर गामा 90 डिग्री होता है। इसमें भी एल्फा बराबर बीटा बराबर गामा 90 डिग्री होगा, और थर्ड में भी एल्फा बराबर बीटा बराबर गामा 90 डिग्री होता है। लेकिन अभी अपने को यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ है, जो लिखा हुआ है कि ऑल एक्सियल एंगल, यानी कि जितने भी उसके अक्षीय कोण हैं वो 90 डिग्री से डिफरेंट है सारे के सारे। लेकिन यहाँ पे तो अगर अपन ऑर्थोरोम्बिक की बात करें तो सारे के सारे एंगल कितने दे रखे हैं यहाँ पे? 90 डिग्री, यानी कि अपना ये वाला ऑप्शन जो है ऑर्थोरोम्बिक वाला, वो तो नहीं आने वाला है, ठीक। और देखो अपन को ऑप्शन में दिया भी नहीं है उसने ऑर्थोरोम्बिक। चलो आगे बढ़ते हैं। रोम्बोहेड्रल के केस में आप क्या करोगे? अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री होगा, यानी कि इसमें क्या होगा आपका? अल्फा बीटा गामा जो होंगे वो तीनों के तीनों 90 डिग्री के बराबर नहीं होंगे। फिर मैंने आपको बिल्कुल लास्ट में बताया था कि अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गामा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। तो यानी कि ट्राइक्लिनिक के अंदर क्या होगा कि आपका अल्फा बीटा और गामा जो होंगे वो तीनों के तीनों 90 डिग्री के बराबर नहीं होंगे, ठीक है। तो यही ऑप्शन है इसका, आपको ऑप्शन दिख गया होगा कि ऐसा कौन सा यूनिट सेल है जिसके अंदर अनइक्वल एजेस होती हैं और जितने भी उसके एंगल होते हैं वो डिफरेंट होते हैं 90 डिग्री से। तो यहाँ पे देखो आप, अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गामा, यानी कि तीनों के तीनों जो अक्षय कोण हैं वो आपस में बराबर नहीं है और वो आपस में 90 डिग्री भी नहीं है। तो जिस तरीके से मैंने आपको ये ट्रिक समझाई थी, तो इसका आंसर आपको दिख गया होगा कि इसका उत्तर क्या है? ट्राइक्लिनिक, क्योंकि सबसे लास्ट में अपना क्या आता था यहाँ पे? ट्राइक्लिनिक। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ट्राइक्लिनिक। आ रही बात समझ में? तो देखो कितने आसान प्रश्न है। मैंने आपको यही बताया था पढ़ाते वक्त भी बच्चों कि जो हम लोगों ने पढ़ा है अगर आपको उसके रिजल्ट भी याद है तो भी आपसे प्रश्न बड़ी आसानी से बन जाएंगे और बनते हुए आपको दिख भी रहे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, प्रश्न है देखिए आप, विच टाइप ऑफ डिफेक्ट हैज द प्रेजेंस ऑफ केटायन इन इंडस्ट्रियल साइट। इनमें से ऐसा कौन सा दोष है जिसमें धनायन अंतराकाशी स्थल पर उपस्थित होता है? देखो पहले मैं आपको बता देता हूं, इंडस्ट्रियल साइट, इंडस्ट्रियल साइट का मतलब होता है वही जो हम लोगों ने पढ़ा था, अंतराकाशी स्थल। अंतराकाशी स्थल, इसको हम लोग बोलते हैं इंडस्ट्रियल साइट,
ठीक है, तो इनमें से कौन सा दोष है जिसमें अपना धनायन, केटायन मतलब धनायन, धनायन जो है वो अंतराकाशी स्थल में उपस्थित है? तो बताओ, शॉर्ट की दे रखा है, वैकेंसी दे रखा है, फ्रेंकल दे रखा है और मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट दे रखा है। तो आपको अच्छे से पता है कि धनायन अंतराकाशी स्थल में कौन से दोष में होता है? फ्रेंकल दोष में। याद करो, हम लोगों ने एक फ्रेंकल दोष पढ़ा था, फ्रेंकल दोष। फ्रेंकल दोष के उदाहरण में मैंने आपको बताया भी था कि फ्रेंकल दोष उन यौगिकों में पाया जाता है, उन आयनिक ठोसों में पाया जाता है जिनमें धनायन व ऋणायन की त्रिज्या में बहुत अधिक अंतर होता है। यानी कि धनायन की तुलना में ऋणायन का आकार बड़ा होता है। जब ऋणायन का आकार बड़ा होगा तो उसके द्वारा क्रिएट की गई जो अंतराकाशी स्थल होगा, जो वॉइड होगी, वो भी क्या होगी? बड़ी होगी। तो उसके अंदर आसानी से जो छोटा धनायन होगा वो जाकर के बैठ जाएगा। ठीक है, मैंने आपको एक उदाहरण भी समझाया था। जैसे मान लो अपन एक AgCl का क्रिस्टल लेते हैं, याद करो, ऐसा मैंने एक डायग्राम बनाया था पढ़ाते वक्त आपको। ठीक है, तो विच प्रिमिटिव यूनिट सेल हैज अनइक्वल लेंथ। ठीक, अब आप देखें आगे, तो उस प्रश्न में अपना क्या था कि ऐसा कौन सा जो दोष होगा वह जिसमें धनायन जो होगा वो अंतराकाशी स्थल में जाकर के बैठ जाएगा। तो उसका करेक्ट उत्तर क्या है? फ्रेंकल दोष। ये मैंने आपको समझा दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। अब देखिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखो, ये है अगला प्रश्न। अब मेटल क्रिस्टलाइज इन अ फेस सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर, यानी कि एक धातु जो है वह फेस सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर में है, FCC चालक बनाती है। इफ द एज लेंथ ऑफ इट्स यूनिट सेल इज A, यानी कि उसके किनारे की लंबाई, एज लेंथ मतलब उसका किनारे की लंबाई, किनारे की लंबाई आपको कितनी दे रखी है? उसने A दे रखी है। क्या बना रहा है वो? FCC बना रहा है। द क्लोजेस्ट अप्रोच बिटवीन टू एटम इन मेटेलिक क्रिस्टल विल बी। क्लोजेस्ट अप्रोच यानी कि आपसे वो क्या पूछ रहा है? सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितनी होगी? ठीक है ना, ये देखो, ये भी हम लोग अच्छे से पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब आप लोगों को जैसे मैं बताऊं, देखिए आप, जैसे ये हम लोगों ने एक क्यूब बनाया। FCC के अंदर जगह बच्चों हम लोगों ने पहले भी बात की थी, FCC के अंदर क्या होता है? ये परमाणु होंगे यहां पर इस तरीके से, एक परमाणु यहां पे फेस के बिल्कुल सेंटर पे होगा। फिर यहां पे जो क्लोजेस्ट डिस्टेंस आई थी, मैंने आपको ये बताया था कि फलक केंद्रीय संरचना के अंदर दो कॉर्नर वाले जो परमाणु होते हैं वो आपस में एक दूसरे को टच नहीं करते हैं। इनमें एक कॉर्नर वाला परमाणु एक फेस सेंटर वाले परमाणु को आपस में टच करता है, यानी कि ये जो परमाणु है ये आपस में एक दूसरे को टच करेंगे। ठीक है, तो ये डिस्टेंस मैंने आपको बता दी थी, इसके किनारे की लंबाई A है। तो अगर ये दूरी अगर हम लोग निकालें तो अपने पास रिजल्ट आया था FCC के लिए, आपको याद हो तो, कि 4R विल बी इक्वल टू A√2 होता है। 4R की वैल्यू क्या होती है? A√2। यही थी अपनी टचिंग कंडीशन जो हम लोग पढ़े थे।
4r विल बी इक्वल टू a√2, तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं 2r विल बी इक्वल टू a√2/2, या हम इसको लिख सकते हैं a/√2। तो यहां से अपने पास में वैल्यू आई 2r बराबर a/√2। ध्यान से, तो क्या वैल्यू आई अपने पास यहां पे 2r की वैल्यू a/√2, तो यानी कि 2r इज इक्वल टू हुआ a/√2। तो यही तो है हमारे सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस जिसको हम लोग बोल रहे हैं। यही क्या है आपकी सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस जो उसने अपन से पूछा है। तो 2r की भाई यहां से देखो इसकी त्रिज्या कितनी होगी इस कोने वाले परमाणु की r, और यहां पे ये वाला परमाणु इस केंद्र वाले परमाणु को टच कर रहा है, तो इसकी भी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, तो ये डिस्टेंस क्लोजेस्ट कितनी आएगी 2r, और ये भी 2r होगी, तभी तो दोनों मिलाकर के अपन ने 4r लिखा था। तो ये 2r की वैल्यू कितनी आई a/√2। तो अगर आप ऑप्शन के अंदर देखो तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, a/√2। देखो इसके अंदर दे भी रखा है, ठीक है। यानी कि एक धातु जो होती है अगर वो FCC जालक बनाती है और अगर उसके एकक कोष्टिका के किनारे की लंबाई a हो तो दो परमाणुओं का क्लोजेस्ट अप्रोच क्या होगा, तो वो क्लोजेस्ट अप्रोच क्या होगा इसके अंदर a/√2। ठीक है, तो ये हुआ अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो अब अपन बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। सोडियम मेटल क्रिस्टलाइज इन अ बॉडी सेंटर क्यूबिक लेटिस, यानी कि जो सोडियम धातु है वो एक BCC जालक बना रही है। सोडियम धातु क्या बना रही है, BCC जालक बना रहा है। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है वो, विद अ यूनिट सेल एज ऑफ 4.29 आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, यहां पे ये जो ए लिखा हुआ है ये बेसिकली क्या है, यहाँ पे आर्मस्ट्रॉन्ग में आपको ये डिस्टेंस दी हुई है और सारे आंसर में भी ये आर्मस्ट्रॉन्ग है। ठीक है, द रेडियस ऑफ सोडियम एटम इज अप्रोक्सीमेटली, उससे अपन से पूछा है। हरी बात समझ में, चलो तो देखे BCC में क्या था। तो अगर हम लोग BCC के अंदर देखेंगे तो देखें आप BCC में क्या होता है, चारों कॉर्नर पे परमाणु होंगे, ये हमको पता ही है। ये 8 के 8 कॉर्नर पे अपन ने परमाणु रख दिए और एक बिल्कुल सेंटर में होगा। तो अगर हम ये वाली डिस्टेंस को निकालें तो ये वाली डिस्टेंस मैंने आपको निकालना सिखाई थी कि ये जैसे मान लो काय विकर्ण है, ये आपका फलक विकर्ण है और ये आपके किनारे की भुजा की लंबाई है। तो इस काय विकर्ण की डिस्टेंस को जब हम लोग निकालते हैं तो ये अपने पास में वैल्यू आती है 4r विल बी इक्वल टू a√3। BCC के केस के अंदर 4r की वैल्यू क्या आएगी आपकी a√3 के बराबर आएगी। आ रही बात समझ में। अपन को क्या दे रखा है इसने, इसके अंदर a की वैल्यू दे रखी है। a की वैल्यू कितनी है 4.29 आर्मस्ट्रॉन्ग। फिर अपन से इसने पूछा है कि जो सोडियम धातु है उस परमाणु की त्रिज्या क्या होगी। तो यानी कि देखो आपको a की वैल्यू दे रखी है, r की वैल्यू उसने इसमें पूछी है, तो अपन निकाल सकते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी यहां से a√3/4। तो यहां पे आप वैल्यू को पुट करें, a की वैल्यू कितनी दे रखी है 4.29 आर्मस्ट्रॉन्ग। वैसे देखो एक आर्मस्ट्रॉन्ग जो होता है वो बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर के, लेकिन यहां पे आपको क्या करना है, इसको खोलने की जरूरत नहीं है क्योंकि आंसर में देखो आर्मस्ट्रॉन्ग ही अपन को दे रखा है। तो अब इसमें ज्यादा झंझट नहीं है कि आप आर्मस्ट्रॉन्ग को 10⁻⁻10 मीटर लिखें, क्योंकि आंसर भी आर्मस्ट्रॉन्ग में ही है। तो ये जैसा है इसको ऐसे के ऐसे ही क्वेश्चन के अंदर आप पुट कर दें। तो 4.29 इंटू 1.73/4। तो यहां से अगर आप r को कैलकुलेट करें तो r की वैल्यू जो आएगी, यहां पे आप अगर इस चीज को कैलकुलेट करते हैं तो r की वैल्यू आपको मिलने वाली है यहां पर 1.86। इस चीज को जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो अपने पास में आएगा 1.86 आर्मस्ट्रॉन्ग। तो यही इसका उत्तर होगा। तो देखो डायरेक्ट रिजल्ट बेसिस क्वेश्चन है, अगर हम लोगों को रिजल्ट याद है तो अच्छे से अपने क्वेश्चन देखो होते हुए चल रहे हैं।
तो ये हो गया अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अपन बढ़ते हैं आगे। तो देखो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखिए a substance AXBY crystallize in face center cubic lattice. B occupy the center of each face of the cube. Identify the correct composition of the substance AXBY. देखो यहां पे आप इस क्वेश्चन को अगर देखें तो ए सब्सटेंस क्रिस्टलाइज इन FCC लेटिस, एक कोई सब्सटेंस है AXBY है जो कि किसमें कन्वर्ट हो रहा है, FCC के अंदर। ठीक है, यहां पे अब आपको ये बोल रहा है, मतलब ये जो ठोस है वो क्या बना रहा है, FCC लेटिस। बी ऑक्यूपाई द सेंटर ऑफ ईच फेस ऑफ द क्यूब, यानी कि जो बी है वह प्रत्येक फेस के केंद्र पर है। तो आइडेंटिफाई द करेक्ट कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंस। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में अगर आप देखो तो बी कहां पर है, फलक केंद्र पर। बी कहां पर है, फलक केंद्र पर। देखो ए के बारे में अपन को यहां पे कुछ बता नहीं रखा है, हो सकता है शायद कुछ मिस प्रिंट हो। तो यहां पे अगर अपन ए को माने, ए यहां पे घन के कोनों पर मानते हैं। ए कहां पर मानेंगे अपन, घन के कोनों पर। ठीक, तो अगर अपन ए को घन के कोनों पर मान करके चलेंगे तो ए के प्रभावी, तो फॉर्मूला अपना AXBY हो गया। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए के प्रभावी परमाणुओं की संख्या। अगर ए के प्रभावी परमाणु कितने हो जाएंगे, 8 × 1/8 यानी कि 1, और y की वैल्यू निकालो। मतलब b कहां पर है, प्रत्येक फलक के केंद्र पर है। तो ये हो जाएगा 6 × 1/2, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 3। तो अगर आप फॉर्मूले के हिसाब से अगर देखें तो यहां पे आपका हो जाएगा x और y की वैल्यू यहां पे पुट कर देंगे हम लोग। तो x और y की वैल्यू पुट करने पर जो अपना आंसर आएगा वो आएगा A1B3। ठीक है, तो 1 लिखने की ऐसी कोई जरूरत नहीं है, आप ना भी लिखें तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, AB3। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो अपना आंसर होगा वो A होगा। ठीक है, तो A कहां पर है, घन के कोनों पर है, और B कहां पर होगा, फलक के केंद्र पर। ठीक है, तो इस तरीके से अपन इसको क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो ये वो अपना क्वेश्चन नंबर 7। इसके बाद अब अपन आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, देखिए इन अ सॉलिड AB हैविंग द NaCl स्ट्रक्चर। ठीक है, ए ऑक्यूपाई द कॉर्नर ऑफ द यूनिट सेल। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, क्वेश्चन शायद मिस प्रिंट है, इसको अपन देखते हैं इस क्वेश्चन को। द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ए मेटल क्रिस्टलाइज इन अ हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर। तो यहां पे इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा मेटल का, अगर वो SCP संरचना को बनाता है। तो देखो HCP संरचना हम लोगों ने बनाई थी पहले। SCP संरचना में मैंने आपको सबको सिखाया भी था कि SCP संरचना में क्या होता है। देखो इस तरीके से हम लोगों ने संरचना बनाई थी। SCP संरचना हम लोगों ने देखो इस तरीके से बनाई थी। उसके अंदर अपन से उसने क्या पूछा कि टोटल उसके प्रभावी परमाणुओं की संख्या क्या होगी। तो देखो क्वेश्चन में ये पूछा गया था आपसे कि हम लोग ये संरचना बनाते हैं। देखो
देखें आप, तो ये संरचना जो होती है वो एससीपी की होती है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। अब इसके अंदर जो प्रत्येक कोने का परमाणु होता है उसका केवल 1/6 भाग ही अपने यूनिट सेल के अंदर होगा। तो इस कोने वाले परमाणु का 1/6 भाग होगा। टोटल कोने वाले परमाणु हो गए 12, 3 परमाणु इसके अंदर होंगे इस तरीके से, तो +3 और +2 यहाँ पे सेंटर पे होंगे। देखें आप, टोटल अपने परमाणु कितने होते हैं कॉर्नर के? 12। इस तरीके से। तो अब यहां पे देखो 12 कोने तो उनका 1/6 भाग, +3 परमाणु बिल्कुल अपने अंदर हैं, ठीक। और 2 परमाणु जो सेंटर वाले हैं इनका आधा भाग इसमें होगा, इस वाली लेयर के अंदर, आधा भाग ऊपर वाली लेयर के अंदर होगा। तो ये 2 परमाणु हो गए जिनका केवल आधा भाग अपनी एकक कोष्टिका में है। तो इस वैल्यू को अगर आप सोल्व करोगे तो अपने पास में टोटल आंसर कितना आएगा? 6। तो उस प्रश्न के अंदर जो इसका उत्तर आएगा बच्चों वो आएगा अपने पास में 6, ठीक है। तो ये अपने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो पहले प्रीवियस ईयर के अंदर अपने पूछे गए हैं पेपर्स में। इनको करना अपने लिए ज़रूरी है ताकि हमें ये पता लगे कि हम जो पढ़ रहे हैं, जो हम लोग थ्योरी को सीख रहे हैं, जो कॉन्सेप्टों को हम लोग सीख रहे हैं, उससे कितनी आसानी से देखो प्रश्न सोल्व हो रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हम लोगों को आपको बतानी थी। इस तरीके से आपको इन प्रश्नों को हल करना होता है, ठीक है बच्चों। तो देखो ये हुआ। अब अपन आगे बढ़ते हैं। देखो अब जैसे मैं आपको एक आध प्रश्न वैसे ही लिखाता हूं, है ना, ये भी कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो मैं आपको बताता हूं। देखो, एक ठोस ए, बी व सी परमाणुओं से मिलकर बना है, परमाणुओं से मिलकर बना है। एक ठोस ए, बी व सी परमाणु से मिलकर बना है, ठीक है। ए घन के कोनों पर उपस्थित है। बी फलक के केंद्र पर उपस्थित है। और सी जो है वह किनारे के केंद्र पर उपस्थित है। ये 3 बातें हो गई। ए कहां पर है? घन के कोनों पर उपस्थित है। बी फलक के केंद्र पर उपस्थित है और सी किनारे के केंद्र पर उपस्थित है, ठीक है। अब इसके अंदर वो एक कंडीशन अपन को और दे रहा है कि यदि मान लो 2 कोनों पर उपस्थित, 2 कोने पर उपस्थित, देखो इसको ऐसे लिखो, 2 ए परमाणु कोनों पर अनुपस्थित हूं तो हमें ठोस का सूत्र निकालना है। देखो आपको उसने क्या कहा? ए घन के कोनों पर है, बी फलक के केंद्र पर है और सी किनारे के केंद्र पर है, लेकिन 2 कॉर्नर मिसिंग है। लेकिन वहां पे क्या है? 2 कॉर्नर मिसिंग है। इस चीज का मतलब क्या हो गया? 2 कॉर्नर मिसिंग है, यानी कि 2 परमाणु वहां पे क्या होंगे? अनुपस्थित होंगे। तो ठोस का सूत्र क्या हो जाएगा? तो जैसे मान लो अपन ने ये माना कि ठोस का सूत्र जो है, ठोस का सूत्र हमने यहां पे माना AX BY CZ, ठीक है। तो अब यहां पे x का नंबर अगर अपन को निकालना है तो x कहां पर है बताओ? घन के कोनों पर है, लेकिन 2 कोने अनुपस्थित है। तो टोटल घन के कोने कितने होते हैं? 8।
और प्रत्येक कोने का 1/8 भाग अपने एकक कोष्टिका में होता है, लेकिन 2 कोने अनुपस्थित है, यानी कि परमाणु तो चाहिए, इंटू 1/8 हो जाएगी x की वैल्यू। y की वैल्यू अगर आप निकालो तो यानी कि b परमाणु कहाँ पर है, फलक के केंद्र पे, तो 6 फलक होते हैं और प्रत्येक फलक वाले परमाणु का आधा भाग अपनी एकक कोष्टिका में होगा। अगर आप z की वैल्यू निकालो तो z कहां पर है बताओ, किनारे के केंद्र पर उपस्थित है, यानी कि C परमाणु कहां है, किनारे के केंद्र पर उपस्थित है। टोटल किनारे कितने होते हैं, 12, और प्रत्येक किनारे के केंद्र का केवल 1/4 भाग ही उसका अपनी एकक कोष्टिका में होगा। तो 12 इंटू कितना हुआ, 1/4। अब इस चीज को अपन को सोल्व करना पड़ेगा। तो देखो, इसको आप सोल्व करने की बजाय आप इसको ऐसे के ऐसे ही रखें। देखो x की वैल्यू कितनी है, 6/8। बताओ b की वैल्यू कितनी है, 6/2, और c की वैल्यू अपने पास में कितनी आई, 12/4। ठीक है, लेकिन ऑप्शन अगर आप देखोगे, ऑप्शन अपन को ऐसे क्वेश्चनों में मिलते नहीं है, इस तरह के ऑप्शन। मैंने आपको इस तरह का क्वेश्चन बताया भी, जेईई में पूछा गया है। तो इसके अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, सरल अनुपात में करना पड़ेगा। तो सरल अनुपात में करने के लिए क्या करो, नीचे वाली जितनी बड़ी संख्या उससे सबको मल्टीप्लाई कर दो। तो ये हो जाएगा आपका A6, फिर B 6/2 इंटू 8, भाई 8 से 8 कट गया इसलिए 6 रह गया यहाँ पे, और C 12/4 इंटू 8। तो यहाँ पे वैल्यू आएगी आपके पास में A6 B, ये 2 से कट जाएगा आपका 4, तो ये आ जाएगा 24, और C की वैल्यू कितनी आएगी, ये भी 2 टाइम्स कट जाएगा, तो ये वैल्यू आएगी अपने पास में 24। ठीक है, अब इसका अपन और सिंप्लीफाई कर सकते हैं इस चीज को भी। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा बताओ, अपने पास क्या आया, A6 B 24 और C 24। तो इसको अपन और लिख सकते हैं A B4 C4। तो इसका करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा अपना, A B4 C4। तरीका मैं आपको बताऊं, पहले आप इसको यहां पे सिंप्लीफाई मत करना कि आपने यहाँ पे इसको काट दिया 2 से 6 इस तरीके से कर दिया। तो आप अगर यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई कर दोगे ना, तो हो सकता है अपना आंसर मैच ना करे। तो तरीका यही है कि जो वैल्यूज आपको यहाँ पे मिल रही है बिल्कुल वैसे का वैसा यहाँ पे रखो, और लास्ट में जा करके इसको आप सिंप्लीफाई करें, सरल अनुपात में लगे। पहले मत लगाना सरल अनुपात, हो सकता है फिर आपका ऑप्शन ही मैच ना करे। तो इस क्वेश्चन का अपना करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा, A B4 C4। ठीक है, ये अपने इस उत्तर का, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। ठीक, तो देखो अब मैं आपको एक क्वेश्चन और करते हैं, चलो अपन इसका। देखो जैसे मान लो देखो जैसे ये डायग्राम है, ठीक है। अब इसके अंदर अगर हम देखो, मैं कुछ परमाणुओं की स्थिति लिख रहा हूं यहां पर। देखो ऐसा डायग्राम आपको दिया गया, ठीक है। कई बार क्या होता है बच्चों, इस तरीके से वो डायग्राम बना करके दे देता है और फिर अपन से उसका सूत्र पूछ लेता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जैसे मान लो, ये ऐसा क्वेश्चन भी अपने जेईई में है। तो अब जैसे मान लो ये आपका डायग्राम बना दिया, तो यहाँ पे थोड़ा अपन कलर चेंज कर देते हैं। जैसे ठीक है, जैसे मान लो ये एक परमाणु हो गया और इधर अपन कलर लगा लेते हैं
ठीक है, इस तरीके से। और जो कॉर्नर वाले परमाणु हैं इनको हम लोग दिखाते हैं, देखो ये सारे ब्लैक से अपन इनको दिखा देते हैं। तो आप ये मान करके चले कि जितने भी कॉर्नर वाले परमाणु हैं वो सारे ब्लैक कलर के मैंने कलर से आपको दिखा दिए, ताकि आपको ये 3 परमाणु अलग अलग दिखें। इस तरीके से। तो देखो यहाँ पे 3 कलर से आपके परमाणु अलग अलग आपको दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे जो मैंने ये ब्लैक वाला परमाणु है इसे मैं यहाँ पे प्रदर्शित कर रहा हूँ P से। ये जो ब्लैक वाला परमाणु आपको कॉर्नर पे दिख रहा है, ये परमाणु को मैंने प्रदर्शित किया P से। ये क्या है? P। इसके बाद जो अपना ये वाला परमाणु है, इस परमाणु को मैं बता रहा हूं Q से। और जो ये वाला कलर वाला परमाणु है इसको मैं बता रहा हूं R से। ठीक, अब ये डायग्राम आपको दिया गया है और इस डायग्राम को देख करके आपसे उसने कहा है कि इस ठोस का सूत्र बताइए कि इस ठोस का क्या सूत्र होगा। इस डायग्राम को देख करके आपको बताना है। ठीक है, तो ये पहले पूछे गए हैं जेईई के अंदर इस तरह के क्वेश्चन। तो अब आप देखो यहाँ पे टोटल जो P परमाणु है वो टोटल संख्या कितनी है उनकी। अगर आप P वाले परमाणुओं को देखो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल P परमाणु कितने अपने पास में? 8 परमाणु है। और 8 परमाणु कहां पर है? कोनों पर है। ठीक है, तो यहां पे देखो आपके प्रभावी परमाणुओं की संख्या, यानी कि हम लिखेंगे इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम। पहले हम बात करते हैं P की। P कहां पर है? देखो कॉर्नर पे, और 8 इंटू 1/8 हो गया। बट डायग्राम देख करके, अब कोई लैंग्वेज नहीं है, आपको डायग्राम से ही देखना पड़ेगा यहां पे। इसी तरीके से अगर मैं Q की बात करूं तो बताओ Q कहां पर है? Q को अगर आप ध्यान से देखो तो वो बिल्कुल घन के कोने पर, उस घन के केंद्र पर स्थित है, बिल्कुल सेंटर पर। तो अगर ये घन के सेंटर पर स्थित है तो ये पूरा का पूरा गिना जाएगा यहाँ पर A, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो है परमाणु ये इस घन के अंदर ही आएगा, इस घन के अंदर ही उपस्थित होगा। तो इसको अपन पूरा पूरा क्या गिनेंगे? A गिनेंगे। इसके बाद आ जाओ आप R पर। R, अब देखो यहाँ पे 3 परमाणु आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, और ध्यान से देखो कि ये जो R वाला परमाणु है ब्लू वाला, इस ऊपर वाले फलक के केंद्र पर आपको दिख रहा है। ये वाला परमाणु इस फलक के इस वाले केंद्र पर दिख रहा है, और ये वाला बिल्कुल आपको नीचे वाले फलक के केंद्र पर दिख रहा है। यानी कि टोटल फलक तो होते हैं 6, यानी कि 3 फलक यहां पर ऐसे हैं जहां पर परमाणु उपस्थित नहीं है। और वो 3 फलक अपने कौन से हैं? अगर अपन उन 3 फलक को देखें तो वो 3 जो फलक हैं वो आपके पास में, एक तो यहां पर है जहां कोई परमाणु उपस्थित नहीं है, एक फलक आपको बिल्कुल सामने वाला दिखेगा, पीछे की तरफ वाला, इसको अपन यहां साइड में दिखा देते हैं, और एक फलक आपको इस तरफ दिखेगा, बाहर की तरफ। ये वो 3 फलक ऐसे हैं जो कि मिसिंग है, जिनके ऊपर कोई परमाणु उपस्थित ही नहीं है। तो वो कई बार क्या करता है, जैसे मान लो अगर परमाणु उपस्थित नहीं है तो वहां पे वो इस तरीके से स्क्वायर बना देगा। इस स्क्वायर का मतलब है कि यहां पे कोई परमाणु उपस्थित नहीं है। ठीक है, वो बना भी सकता है और नहीं भी बना सकता है। अपन को दोनों चीजों के लिए रेडी रहना होगा। वो हमको बना भी सकता है और वो नहीं भी बना सकता है। ठीक है, तो अब देखो, अगर जैसे बाय द वे उसने अपन को दिया हुआ है, मैंने पहले तो नहीं दिया था, तो वो ऐसे दे भी सकता है।
तो टोटल अपने पास में आर कितना होगा यहां पे बताओ, 3 है। आर की वैल्यू अगर अपन यहां पे लिखें 3, देखो 3 है, 3 इंटू 1/2 हो जाएगा। ये आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 इंटू 1/2, ठीक है। तो ये इस तरीके से अपन को वो दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है, ठीक है। तो अब देखो ये 3 जगह पे तो क्या थे, अपने परमाणु नहीं थे। अच्छे से आपको ये डायग्राम समझ में आ गया, ठीक है। अब मैं इस डायग्राम को यहां से हटा रहा हूं क्योंकि मैं ऊपर कैलकुलेशन करूंगा इधर ऊपर की तरफ, ठीक है। तो इस डायग्राम को देख करके हम लोगों ने समझ लिया कि पी परमाणु कितने होंगे, क्यू कितने होंगे और आर कितने होंगे, ठीक है। अब अपन इसकी कैलकुलेशन को करते हैं ऊपर डायग्राम से। तो अपन ने सारी कैलकुलेशनों को देख लिया। अब देखो आप, तो यहां पे P की वैल्यू कितनी आई, तो अपन ने ये मान लिया कि माना ठोस का सूत्र जो है वो Px Qy और Rz है, ठीक है। तो यहां से अपनी क्या क्या वैल्यूज आई, P x की वैल्यू कितनी आएगी अपनी 8/8, यानी कि ये तो 1 है ही अपने पास। और Q की वैल्यू भी कितनी हो गई अपने पास में 1, और R की वैल्यू कितनी हो गई 3/2। R की वैल्यू कितनी हो गई 3/2। तो अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करोगे, सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दें आप। तो ये वैल्यू हो जाएगी आपके पास में P2 Q2 R3। तो यानी कि उस ठोस का जो सूत्र होगा उसका जो आंसर है वो ये है, ठीक है। ये अपना क्या हो गया आंसर, जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, जो डायग्राम आपको दिया गया था, ठीक है। तो इस तरीके से अपन को इस तरह के क्वेश्चनों को यहाँ पे करना होता है, ठीक। तो ये चैप्टर अपना यहाँ पे खत्म होता है। हम लोगों ने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी देख लिए, कुछ क्वेश्चन मैंने आपको इंपोर्टेंट मेरी तरफ से करा दिए, ठीक। अब हम लोग जो होगा नेक्स्ट क्लास के अंदर नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ तक का आप लोग कवर कर लेना, ठीक है बच्चों।